क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बैठक एक उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दे? जी हां, 1906 में ठीक ऐसा ही हुआ था। चलिए जरा पीछे चलते हैं और इतिहास के उस निर्णायक पल को समझते हैं जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जन्म दिया और दक्षिण एशिया के भविष्य को एक नई शक्ल दे दी। तो सवाल ये उठता है कि उस एक बैठक में ऐसा क्या हुआ था? आइए उन घटनाओं की परतें खोलते हैं जिन्होंने इस अहम संगठन को बनाया, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। अच्छा, मुस्लिम लीग क्यों बनी, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश भारत में ये एक ऐसा दौर था जब साम्राज्य के भीतर नई नई राजनीतिक आवाजें उठ रही थीं। देखिए, ये एहसास कोई एक दिन में नहीं आया। ब्रिटिश राज की नीतियों ने भारतीय समाज का ताना बाना ही बदल दिया था। इस बदलते माहौल में कई पढ़े लिखे और असरदार मुसलमानों को ये लगने लगा था कि उनकी पहचान और उनके हितों को उस राजनीतिक व्यवस्था में नजरअंदाज किया जा रहा है जिसमें उन्हें हिंदू बहुमत का दबदबा दिखता था। और इस नई सोच की जड़ें हमें मिलती हैं अलीगढ़ आंदोलन में, जिसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। यह सिर्फ एक एजुकेशनल मूवमेंट नहीं था, इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा था जो मॉडर्न दुनिया से कदम मिला सके, और इसी कोशिश में एक अलग मुस्लिम राजनीतिक चेतना के बीज भी बोए गए। और फिर साल 1906 में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। आप देखिए, एक अलग आवाज की जो मांग थी ना, वो कुछ ही महीनों के अंदर एक पूरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बदल गई। ये साल एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अक्टूबर में शिमला में वाइसराय से एक मीटिंग होती है और दिसंबर आते आते ढाका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। मतलब स्पीड देखिए। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त के मुस्लिम लीडर्स के मन में कितनी अर्जेंसी थी, कितनी जल्दी थी। 30 दिसंबर 1906 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख मोड़ दिया। बाहर से तो ये एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे इतिहास लिखा जा रहा था। जब लीग बनाने का प्रस्ताव पास हुआ तो ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल पार्टी का जन्म नहीं था, ये उपमहाद्वीप के लिए एक बिल्कुल नए रास्ते की शुरुआत थी। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया? इसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां जैसे विजनरी लोग थे जिन्होंने लीग बनाने का प्रस्ताव रखा था, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने करिश्माई आगा खां। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी ताकत को जन्म दिया जो भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लीग ने अपने पहले ही दिन से एक अलग रास्ता चुना। यह रास्ता उस समय के मेन स्ट्रीम राष्ट्रवादी आंदोलन से काफी अलग था, जिसकी अगुवाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी। इस फर्क को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है बंगाल का विभाजन। देखिए, जहां कांग्रेस और बाकी नेशनलिस्ट्स इसका जोरदार विरोध कर रहे थे, वहीं लीग ने इसे सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत उनके हितों की बेहतर हिफाजत करेगा। ये एक बुनियादी वैचारिक मतभेद था जो साफ नजर आ रहा था। और यही सोच, यही आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग की नींव बनी कि मुसलमान एक अलग समुदाय हैं और हिंदुओं और मुसलमानों के हित एक जैसे नहीं बल्कि अलग अलग हैं। ये एक ऐसा आइडिया था जो वक्त के साथ और मजबूत होता गया और आखिरकार उपमहाद्वीप की तकदीर तय कर गया। तो अब सवाल यह है कि इन शुरुआती कदमों का आगे चलकर क्या असर हुआ। चलिए देखते हैं कि 1906 में जो हुआ उसने आने वाले दशकों की कहानी कैसे लिखी। तो 1906 में जो बीज बोया गया था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो एक आइडिया का था। और आने वाले सालों में यही आइडिया एक ऐसा पेड़ बना जिसकी शाखाओं ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये जो वैचारिक सफर है ये देखने लायक है। शुरुआत हुई एक सीधे साधे ख्याल से कि हमारे हित अलग हैं। फिर ये सोच टू नेशन थ्योरी में बदली, यानी ये कि हिंदू और मुसलमान असल में दो अलग अलग कौमें हैं। और इस सफर का आखिरी पड़ाव था पाकिस्तान की मांग, यानी एक अलग देश। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये सब होना तय था? क्या 1906 में ढाका में जो फैसला हुआ वो इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसे टाला नहीं जा सकता था, या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है और जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास में लिए गए कुछ फैसलों का असर कितना गहरा और दूर तक होता है।